बिहार में आखिरी चरण में 8 सीटों पर वोटिंग होनी है। 8 सीटों पर क्या होगा, क्योंकि नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा का भी सवाल है, तो दूसरी तरफ लालू यादव की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। हम बात कर रहे हैं नालंदा और पाटलिपुत्रा की, उसके अलावा पटना साहिब की सीट है, जहानाबाद है, बक्सर है, आरा है और काराकाट की भी सीट है। वैसे में क्या होगा 8 सीटों पर, इसकी हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, दर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। 8 सीटों पर क्या होगा, बिहार की 8 सीटें जो चर्चा का विषय बनी हुई हैं, जो 8 सीटें जो हैं आखिरी चरण में जहां चुनाव होने हैं, वैसी स्थिति में क्या कुछ कहता है इन 8 सीटों पर, जो समीकरण है वो क्या है, इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। हम आपको बताएं कि अगर 8 सीटों में 2 सीट जो है पाटलिपुत्रा और पटना साहिब, ये पटना जिले के अंतर्गत ही ये सीट आती है, और उसके साथ साथ सीएम नीतीश कुमार का जो गृह जिला है नालंदा, उसके अलावा काराकाट, बक्सर, आरा और जहानाबाद और सासाराम में वोटिंग होनी है कल। तो कल क्या हालात होंगे, कल लोग वोट करेंगे। हालांकि मौसम का मिजाज ज़रूर गर्म है, लेकिन सियासी लिहाज से क्या हालात हैं यहाँ पर, सियासी लिहाज से कौन आगे है कौन पीछे है, हम इसकी बात करेंगे। तो नालंदा में जहां जो जेडीयू के कौशलेंद्र कुमार हैं वो जीत का चौका लगाने के फिराक में हैं। अगर कहा जाए कि चौथी बार मैदान में है। नीतीश कुमार ने एक मामूली से कार्यकर्ता को सांसद बनाया, 3 बार वो संसद में पहुंचे और अब चौथी बार फिर से वो प्रयास कर रहे हैं। तो काराकाट का जो दंगल है वो बड़ा ही ज़बरदस्त है। काराकाट में त्रिकोणीय मुकाबला है, कई सारी सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला भी है, जिसमें काराकाट है, बक्सर है और जहानाबाद की सीट है। तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे, तमाम बातें हम बताएंगे आपको कि क्या कुछ कह रहा है जातीय समीकरण, कहाँ किस ओर किस जाति का कहाँ रुख है, इसकी भी हम बात आपको बताएंगे। तो जहाँ पर अगर 8 सीटों में बात करें तो 5 बक्सर, आरा, पटना साहिब, नालंदा और सासाराम में एनडीए का पड़ला भारी दिखता है। वही 3 सीट जो है जहानाबाद, पाटलिपुत्रा और काराकाट में कांटे की टक्कर है। तो आंकड़ा क्या कहता है, जो आगे चलते हैं, और जहानाबाद हो या फिर काराकाट हो या फिर पाटलिपुत्रा हो या फिर पटना साहिब, तो सीट बाई सीट हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बक्सर सीट की बात कर लेते हैं। बक्सर में त्रिकोणीय मुकाबला है। जैसा कि हमने आपको बताया कि बक्सर में एक तरफ मिथिलेश तिवारी हैं जो एनडीए कैंडिडेट हैं, बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उनके सामने सुधाकर सिंह हैं। सुधाकर सिंह जो जगदानंद सिंह के बेटे हैं, आरजेडी के कद्दावर नेता हैं, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह, उनके बेटे हैं सुधाकर सिंह। वो मिथिलेश तिवारी और सुधाकर सिंह आमने सामने हैं। लेकिन यह मामला केवल आमने सामने का ही नहीं, बल्कि इस मामले को त्रिकोणीय बना दिया है आनंद मिश्रा ने। हालांकि ददन पहलवान का भी नाम लिया जा रहा है कि मामले को त्रिकोणीय नहीं बल्कि चतुष्कोणीय बना रहे हैं, लेकिन आनंद मिश्रा की चर्चा खूब हो रही है। तो आनंद मिश्रा किसका खेल बिगाड़ेंगे, या फिर आनंद मिश्रा अपना खेल बना लाएंगे, बड़ा सवाल ये है। तो हम इसकी भी चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे कि जिस तरह से मिथिलेश तिवारी बनाम सुधाकर सिंह की लड़ाई है और मुकाबले को त्रिकोणीय बना रहे हैं आनंद मिश्रा, किसका खेल बिगड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो माना जा रहा है कि आनंद मिश्रा एनडीए के वोट में सेंधमारी करेंगे, क्योंकि आनंद मिश्रा एनडीए का टिकट चाहते थे। काफ़ी लंबे समय से उनके नाम की चर्चा हो रही थी, लेकिन आखिरी वक्त में मिथिलेश तिवारी को मैदान से उतार दिया गया। मिथिलेश तिवारी जो बक्सर के नहीं हैं, बक्सर से बाहर से आते हैं, तो ऐसी स्थिति में यहाँ एक बड़ा मुद्दा ये भी है, और सुधाकर सिंह इस मुद्दे को भुना रहे हैं। अगर यूँ कहें कि पहले अश्वनी चौबे जो सांसद थे वो भी बक्सर के नहीं थे, बाहरी उम्मीदवार के तौर पर यहाँ आए थे और जीत हासिल कर रहे थे। तो ऐसी स्थिति में सुधाकर सिंह इसे बड़ा मुद्दा बना रहे हैं, और अब जो है इस पर वो वोट मांग रहे हैं लोगों के बीच में। तो बाहरी होने की वजह से मिथिलेश तिवारी जो है निशाने पर हैं, और आनंद मिश्रा जो यहाँ के लोकल हैं, आईपीएस अधिकारी हैं, तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी रहे हैं, जो वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर असम से बिहार में चुनाव लड़ने के लिए आए हैं। तो ऐसी स्थिति में कड़ी टक्कर दे रहे हैं आनंद मिश्रा। और जो अगर कहा जाए कि यहाँ पर मुकाबला पूरी तरह से त्रिकोणीय है, थोड़ा सा अगर जातीय समीकरण की बात कर ले, मुकाबला काफ़ी टफ है, क्योंकि आनंद मिश्रा भी हैं तो ददन पहलवान का भी नाम लिया जा रहा है। वैसी स्थिति में मोदी जो है मंदिर कार्ड पर भाजपा मजबूत दिख रही है। यहाँ पर जो है मोदी और मंदिर का जो कार्ड है, भाजपा उस
उस मुद्दे पर उसे अगर कहा जाए वहाँ पर मजबूत नज़र आ रही है, क्योंकि जिस तरह से बक्सर में मोदी फैक्टर बड़ा ही काम करता रहा है और बगल की सीट भी है अगर कहें वाराणसी, जहाँ से पीएम मोदी चुनाव लड़ रहे हैं, तो उसका इफेक्ट बक्सर तक देखने को मिलता है। बक्सर जो है बिहार का बॉर्डर इलाका है और यूपी से सटा हुआ है। वैसी स्थिति में बनारस से जो है काफ़ी नज़दीक होने की वजह से यहाँ पर मोदी फैक्टर भी है और मंदिर फैक्टर भी है। धार्मिक नगरी के तौर पर बनारस बक्सर को जानते हैं। तो वैसी स्थिति में बक्सर में इस मुद्दे पर यानी मोदी और मंदिर के मुद्दे पर भाजपा काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है। हालांकि बक्सर लोकसभा सीट आरजेडी के लिए भी प्रतिष्ठा का सवाल है, क्योंकि आरजेडी के कद्दावर नेता जगदानंद सिंह जो पिछले 2 चुनाव यहाँ से हार रहे थे अश्विनी चौबे से, उनके बेटे मैदान में हैं और सुधाकर सिंह, और उनके लिए जो है तमाम तरह के जो है जोड़ जुगाड़ और कहा जाए कि ताकत पूरी तरह से झोंक रहे हैं जगदानंद सिंह। और पार्टी जो है उनकी तेजस्वी यादव खुद प्रचार प्रसार में लगे हुए थे। तो जगदानंद सिंह के बेटे को जिताने के लिए पूरा जोर लगाया जा रहा है। यहाँ पर हम आपको बताएं कि जो बातें सामने निकल कर आ रही हैं बक्सर को लेकर अगर बताएं तो कि यूथ के अंदर यानी जो युवा वोटर हैं उनके अंदर आनंद मिश्रा का बड़ा ही क्रेज़ है। आनंद मिश्रा जो आईपीएस अधिकारी हैं जो उन्होंने वॉलेंट्री रिटायरमेंट लिया और चुनाव लड़ने के लिए आए हैं, तो वो लोगों के बीच काफ़ी चर्चित हैं, दिख रहे हैं। और जिस तरह से आनंद मिश्रा का क्रेज़ बढ़ रहा है, वैसी स्थिति में कहीं ना कहीं इसका नुकसान एनडीए को ही मिलता दिख रहा है, क्योंकि भाजपा भले ही मोदी और राम मंदिर के नाम पर यहाँ पर मजबूत नज़र आती है, लेकिन जिस तरह से आईपीएस जो हैं असम कैडर के जो पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, तो वैसी स्थिति में उन्हें टिकट देने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन टिकट दिया नहीं गया। तो वैसी स्थिति में यहाँ पर उसका खामियाजा कहीं ना कहीं भुगतना अगर कहा जाए कि भुगतना पड़ सकता है। भाजपा को बड़ा नुकसान। एक दूसरा फैक्टर भी है अश्विनी चौबे की नाराज़गी। अश्विनी चौबे का टिकट कट गया, अश्विनी चौबे भी काफ़ी नाराज़ दिखे थे। तो वैसी स्थिति में उसका भी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है आखिरी वक्त में एनडीए कैंडिडेट को। यहाँ मुकाबला काफ़ी टक्कर का है अगर कहें एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन में, और इस मुकाबले को काफ़ी टफ बना दिया है आनंद मिश्रा ने जो पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, और अश्विनी चौबे की नाराज़गी ने भी। तो अब आगे क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन हम आपको बताएं कि बक्सर में सबसे अधिक ब्राह्मण वोटर्स हैं, वह भाजपा के कोर वोटर माने जाते हैं। लेकिन वोटों के ध्रुवीकरण और निर्दलीय कैंडिडेट के कारण जीत हार का अनुमान मुश्किल हो गया है। तो बक्सर का जो है कि जो जंग है काफ़ी दिलचस्प हो गई है, त्रिकोणीय मुकाबला है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे एक जगह और ऐसी सीट है जहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है, उसकी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि एक और ऐसी सीट है जिस पर त्रिकोणीय मुकाबला है और काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। हम बात कर रहे हैं काराकाट की। जी हाँ, काराकाट सीट पर क्या हालात है, काराकाट सीट का समीकरण क्या कुछ कहता है, ये हम आपको बता रहे हैं। तो काराकाट में क्या होगा, उपेंद्र कुशवाहा जो बड़े नेता हैं, एनडीए के कद्दावर नेता हैं, अपनी पार्टी उन्होंने बना रखी है, आरएलएम जो है उनकी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा, उसके तहत वो चुनाव लड़ रहे हैं, एनडीए के बड़े सहयोगी हैं। और उनके मुकाबले में है राजाराम सिंह कुशवाहा। राजाराम सिंह कुशवाहा सीपीआई एमएल के कैंडिडेट हैं, यानी इंडिया गठबंधन की तरफ से सीपीआई एमएल के खाते में ये सीट गई है। तो मुकाबला इनका अगर कहा जाए उपेंद्र कुशवाहा बनाम राजाराम सिंह कुशवाहा का है। लेकिन इस मुकाबले में एंट्री जब से पवन सिंह की हुई है उसके बाद मुकाबला बड़ा ही दिलचस्प होता चला जा रहा है, और मुकाबला इतना आसान नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा हो चाहे राजाराम सिंह कुशवाहा, दोनों के लिए काफ़ी टफ मुकाबला है। और जिस तरह से पवन सिंह ने अचानक एंट्री मारी, पवन सिंह बीजेपी से बगावत कर गए और मैदान में उतर गए। काराकाट के मैदान में समझाने बुझाने की काफ़ी कोशिश की गई, लेकिन पवन सिंह नहीं माने। पवन सिंह मैदान में है और उन्होंने नॉमिनेशन किया, और नॉमिनेशन के बाद भी बीजेपी इंतज़ार कर रही थी कि वो अपना नॉमिनेशन वापस ले लेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। उसके बाद बीजेपी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो ऐसी स्थिति में पवन सिंह भी मैदान में हैं, और पवन सिंह बड़ी चुनौती बन रहे हैं। किसके लिए आप समझ सकते हैं, उपेंद्र कुशवाहा के लिए, क्योंकि पवन सिंह बीजेपी के नेता रहे हैं और बीजेपी ने उन्हें टिकट भी थमा दिया था। टिकट उन्हें आसनसोल का दिया गया था, लेकिन पवन सिंह आसनसोल नहीं जाना चाहते थे। पवन सिंह चाहते थे उन्हें आरा की सीट मिले,
आरा नहीं तो आरा के आसपास इर्द गिर्द की सीट वो चाहते थे कि आरा के नज़दीक की ही सीट मिले उन्हें, लेकिन नहीं मिला, ऐसा नहीं हुआ। तो पवन सिंह फिर निर्दलीय मैदान में उतरे। पवन सिंह का जो क्रेज है काफ़ी दिख रहा है अगर कहा जाए काराकाट के अंदर, और पवन सिंह जिस तरह से अगर कहा जाए लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय है। लोग पवन सिंह का काफिला जिधर जाता है और उधर लोगों की भीड़ जुट जाती है, ये तो खूब देखने को मिल रहा है। जो युवा वोटर हैं वो पवन सिंह के साथ दिख रहे हैं, खड़े दिख रहे हैं। और वैसी स्थिति में पवन सिंह के साथ जो तमाम भोजपुरिया जगत के बड़े बड़े अभिनेता हैं या अभिनेत्री हैं वो भी जोर लगा रही हैं। खेसारी लाल यादव भी आ गए। खेसारी लाल यादव जो आरजेडी के समर्थक माने जाते हैं, आरजेडी के लिए उन्होंने चुनाव प्रचार भी किया पाटलिपुत्रा सीट पर, लेकिन पवन सिंह के लिए वो काराकाट भी पहुँचे। पवन सिंह जो निर्दलीय हैं, यानी ना आरजेडी के साथ है ना एनडीए के साथ है, लेकिन पवन सिंह का चुनाव प्रचार खेसारी लाल यादव ने किया। उस वक्त भी काफ़ी भीड़ देखने को मिली। तो पवन सिंह जो है कुशवाहा बनाम कुशवाहा की लड़ाई में जो पवन सिंह है एनडीए के वोट में सेंधमारी करते नजर आ रहे हैं, और पवन सिंह यहाँ पर खेल बिगाड़ सकते हैं, जैसा कि समझ में आ रहा है। इतना आसान नहीं है यहाँ का समीकरण। हम आपको बताएं कि दो उम्मीदवारों के बीच ही था, जैसे कुशवाहा बनाम कुशवाहा की लड़ाई थी, लेकिन जिस तरह से पवन सिंह की एंट्री हुई उसके बाद मामला काफ़ी बदल गया। 2014 में की तरह अपनी 24 में जो जीत का जो परचम लहरा पाएंगे कि नहीं कुशवाहा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि काफ़ी अगर कहा जाए कि पवन सिंह ने उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं, और उन्हें शायद सिर पर उनके माथे पर पसीना भी आ रहा होगा, क्योंकि पवन सिंह निर्दलीय उम्मीदवार हैं। और पवन सिंह काराकाट के राजपूत जो है बिरादरी से, जिस बिरादरी से आते हैं, और काराकाट में कहीं ना कहीं राजपूत बिरादरी उनके पक्ष में खड़ा होते नज़र आ रहा है, और राजपूत बिरादरी को लगता है कि उन्हें कहीं एक नया नेता मिल गया है पवन सिंह के तौर पर। पवन सिंह जो बीजेपी नेता थे, बीजेपी में शामिल थे कुछ दिनों पहले तक, तो वैसी स्थिति में एनडीए के अगर कहा जाए वोट बैंक में वो सेंधमारी कर रहे हैं, एनडीए के वोट बैंक पर जो है वो उनकी नज़रें हैं, तो वैसी स्थिति में उससे गुरेज नहीं किया जा सकता है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा से जब हमारी संवाददाता दक्षा प्रिया ने बात किया तो उन्होंने साहब कहा कि 70-30 की लड़ाई है, यानी 70 एनडीए के पक्ष में तो 30% बाकी के पक्ष में, यानी जो विपक्ष है, यानी जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं या फिर पवन सिंह है, चाहे जो भी होंगे वो 30 पे हैं। 70-30 की लड़ाई बता रहे हैं, लेकिन मुकाबला शायद 70-30 का नहीं है, बल्कि काफ़ी टफ है। अगर कहा जाए औरंगाबाद की जो यहाँ पर है इलाका है जहाँ पहले चरण में वोट डाले गए थे, और टक्कर जो है भाजपा के सुशील सिंह और राजद के अभय कुशवाहा के बीच था। काराकाट के राजपूत मान चुके हैं कि कुशवाहा ने औरंगाबाद में उनकी जाति के उम्मीदवार सुशील कुमार सिंह के खिलाफ वोट किया है। अब इसका असर काराकाट के चुनाव में पड़ सकता है। यहाँ राजपूत वोटर्स पवन सिंह के पक्ष में एकजुट होने की कोशिश में है, तो कहीं ना कहीं जो औरंगाबाद जो पहले चरण में जो सीट जिस पर वोटिंग हुई थी वहाँ पर जो लालू यादव का फैक्टर था, कुशवाहा फैक्टर, क्योंकि उन्होंने कुशवाहा उम्मीदवारों को अगर कहा जाए भरपूर उतारा है चुनाव के मैदान में, और औरंगाबाद में जो राजपूतों का गढ़ माना जाता है औरंगाबाद सीट, उस सीट पर जो सुशील कुमार सिंह जो बीजेपी उम्मीदवार हैं उनके खिलाफ अभय कुशवाहा को उतार दिया। तो उसमें जैसा कि माना गया औरंगाबाद सीट पर जो आकलन किया गया कि कुशवाहा के जो वोट बैंक में काफ़ी सेंधमारी हुई और अच्छा खासा वोट टूटा, तो ऐसी स्थिति में उसका इफेक्ट जो औरंगाबाद सीट में जो पहले चरण में वोटिंग हुई थी उसका इफेक्ट भी यहाँ देखने को मिलेगा। और तीसरा कारण जो है बाहरी बनाम स्थानीय का मुद्दा भी है, इस पूरे काराकाट में इसको मुद्दा बना दिया गया है। दरअसल आपको बताएं उपेंद्र कुशवाहा मूल रूप से काराकाट के नहीं हैं, वो वैशाली से आते हैं, वैशाली ज़िले के जावज गांव के रहने वाले हैं, और इस कारण उन्हें बाहरी बताया जा रहा है। जबकि राजा राम सिंह कुशवाहा जो हैं स्थानीय हैं, वो ओबरा विधानसभा इलाके के रहने वाले हैं। तो वैसी स्थिति में बाहरी बनाम स्थानीय का भी मुद्दा बनाया जा रहा है। और यह हम आपको बताएं कि काराकाट जो है कुशवाहा बहुल इलाका है, और ऐसे में क्या होगा कुशवाहा बहुल इलाके में, कुशवाहा का जो अगर कहा जाए कि ये कुशवाहा बहुल इलाके की सीट है, और ये जो सीट काफ़ी कुछ तय करेगी कि कौन कुशवाहा किसके पक्ष में है, कुशवाहा जो वोटर हैं। तो ऐसी स्थिति में मुकाबला काफ़ी दिलचस्प है। और जातीय समीकरण इस क्षेत्र का हम आपको बता दें कि इस क्षेत्र में यादव, राजपूत और कुशवाहा की जनसंख्या करीब करीब बराबर है, यानी कुशवाहा
बड़ी संख्या में है, लेकिन यादव और राजपूत की भी संख्या जो है लगभग बराबर बैठती है कुशवाहा समाज के लोगों के बीच से। और चौथे नंबर पर सोन नदी के किनारे जो बसे हैं मल्लाह, उनकी भी बड़ी संख्या है। और मल्लाहों का साथ जो है अगर कहा जाए महागठबंधन में जिस तरह से शामिल हुए हैं सन ऑफ मल्लाह, तो वैसी स्थिति में मल्लाहों की जो बड़ी संख्या इस सीट पर जो निवास करती है, खास करके डिहरी, काराकाट, नवीनगर और ओबरा के इलाके में, तो ऐसी स्थिति में मल्लाहों का जो वोट किस ओर जाएगा ये समझा जा सकता है महागठबंधन के पक्ष में, मुकेश सहनी की वजह से जा सकता है। तो राजपूत बहुल जो इलाका है, इस इलाके में हालांकि बीजेपी ने अपने बड़े बड़े राजपूत नेताओं को यहाँ पर उतारा। राजपूत बहुल इलाके में राजनाथ सिंह भी आए और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आकर चुनाव प्रचार किया। काराकाट में खुद पीएम मोदी ने भी चुनाव प्रचार किया। तो काराकाट का मामला बड़ा ही दिलचस्प है, मामला त्रिकोणीय है, क्या कुछ होगा ये आखिरी वक्त में तय होगा, क्योंकि जिस तरह से पवन सिंह का क्रेज सिर चढ़कर बोल रहा है, पवन सिंह का जादू सिर चढ़ के बोल रहा है काराकाट के लोगों के बीच में, वैसी स्थिति में कुछ भी हो सकता है। तो ये तो बात हो गई दूसरे त्रिकोणीय मुकाबले की। पहला त्रिकोणीय मुकाबला हमने बक्सर का बताया, दूसरा त्रिकोणीय मुकाबला काराकाट का है और तीसरा मुकाबला जहानाबाद का है। जी हाँ, जहानाबाद की भी हम चर्चा कर रहे हैं। जहानाबाद के बारे में बताएं कि जहानाबाद सीट पर क्या कुछ समीकरण है, तो जहानाबाद की चर्चा करें। और जहानाबाद में त्रिकोणीय मुकाबला किसके किसके बीच है ये बताएं। तो जहानाबाद में चंद्रेश्वर चंद्रवंशी एक बार फिर मैदान में है, वर्तमान में सांसद हैं, जेडीयू कैंडिडेट हैं, और उनके मुकाबले हैं सुरेंद्र यादव। और मुकाबले को त्रिकोणीय बना रहे हैं अरुण कुमार जो बसपा उम्मीदवार है। पूरी कहानी आपको बताएं कि चंद्रेश्वर चंद्रवंशी जो पिछली बार बमुश्किल चुनाव जीत पाए थे, महज 1700 कुछ वोटों से उन्होंने चुनाव जीता, और आखिरी वक्त में अगर यूँ कहें कि हारते हारते वो जीत गए थे। सुरेंद्र यादव जो आरजेडी के उम्मीदवार हैं, वो इस बार स्वाभाविक तौर पर दावेदार माने जा रहे हैं, जीत के दावेदार। जहानाबाद सीट को ही माना जा रहा है कि सबसे सेफ सीट है आरजेडी के लिए। हालांकि मुकाबला त्रिकोणीय है, दिलचस्प बना दिया है अरुण कुमार ने उतरकर। अरुण कुमार दरअसल जो एनडीए का टिकट चाहते थे, चिराग पासवान के साथ थे, एलजेपी के साथ, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला, तो आखिरी वक्त में उन्होंने पाला बदला और बसपा यानी हाथी की सवारी की और बसपा के टिकट पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। पहले सांसद रह चुके हैं अरुण कुमार इस इलाके से। तो यहाँ पर अगर कहा जाए चंद्रेश्वर चंद्रवंशी जो पिछली बार बमुश्किल जीत पाए थे, जहानाबाद में अगर कहें तो भूमियार वोटरों की तादाद बड़ी संख्या में है। और वैसे में उम्मीद की जा रही थी कि जहानाबाद में पिछली बार ही ये मुद्दा था, चंद्रेश्वर चंद्रवंशी को जब जेडीयू ने उतारा तो किसी भूमिहार कैंडिडेट को क्यों नहीं उतारा गया, ये सवाल खड़े हुए थे। और चंद्रेश्वर चंद्रवंशी आखिरी वक्त में बमुश्किल ही जीत पाए थे। वैसी स्थिति में ये मुद्दा एक बार फिर हावी है और कहीं ना कहीं अब अरुण कुमार के मैदान में उतर जाने से अब जो है आरजेडी की राह आसान दिख रही है। जो भूमिहार वोटरों का भरोसा मिला था, पिछली बार भूमिहार वोटरों के सहारे जेडीयू ने नैया पार लगा दी थी चंद्रेश्वर चंद्रवंशी की, इस बार भूमिहार वोटर भटके भटके नज़र आ रहे हैं। अगर यूँ कहें कि भूमिहार वोटरों में अगर सेंधमारी हो गई है अरुण कुमार के उतरने से, उसके अलावा आशुतोष कुमार जो हैं उन्होंने भी जो निर्दलीय यहाँ पर मैदान में ताल ठोक रखा है, वो भी भूमिहार बिरादरी से आते हैं। वैसी स्थिति में भूमिहार बिरादरी में सेंधमारी दिख रही है यहाँ पर। हालांकि ललन सिंह जो भूमिहार के बड़े नेता हैं जेडीयू के अंदर, वो लगातार यहाँ घूम रहे थे और कह रहे हैं कि किसी के झांसे में नहीं आना है। तो ऐसे स्थिति में यहाँ पर आरजेडी पूरी तौर पर लीड लेते हुए दिख रही है। सुरेंद्र यादव जो आरजेडी कैंडिडेट हैं, कद्दावर नेता हैं, और जिस तरह से वो दम दिखा चुके हैं इस सीट पर और इस बार काफ़ी मजबूत नज़र आ रहे हैं। हम आपको बताएं कि यहाँ पर ये जो भूमिहार की तरफ से एनडीए कैंडिडेट चंद्रेश्वर चंद्रवंशी के खिलाफ अगर कहा जाए भूमिहारों ने बिगुल फूंक दिया है। भूमिहार और यादव बहुल ये इलाका है और भूमिहार के वोटरों के सहारे जेडीयू जो है यहाँ पर ताल ठोक रही थी, लेकिन समीकरण सारे बिगड़ गए यहाँ पर जिस तरह से। और यादव वोटर जो माई समीकरण है आरजेडी का, वो सुरेंद्र यादव के साथ जाता दिख रहा है, पूरी तरह से इंटैक्ट नज़र आ रहा है। और वैसी स्थिति में जो भूमिहारों में अगर सेंधमारी होती है वोट में, तो उसका फ़ायदा सीधे सीधे आरजेडी को मिलता दिख रहा है। हम आपको बताएं कि
जो चंद्रवंशी जो है पिछली बार मुश्किल जीत पाए थे। भूमियारों की नाराज़गी है यहाँ पर, एनडीए का जो है इस वजह से समीकरण बिगड़ा दिख रहा है। एनडीए का जो समीकरण है तमाम वो बिगड़ चुका है और राजद का जो बेस वोट बैंक है, यादव और मुस्लिम, इनके पक्ष में पूरी तरह गोलबंद है आरजेडी के कैंडिडेट के पक्ष में। तो वैसी स्थिति में भूमियार बट रहे हैं और पॉलिटिकल एक्सपर्ट मान रहे हैं कि अरुण कुमार जो हैं जितने मजबूत होंगे राजद कैंडिडेट को उतना ही लाभ मिलेगा और एनडीए कैंडिडेट को नुकसान होगा। तो सीधा सीधा जो यहाँ फैक्टर है, अगर कहा जाए कि भूमियार यादव को जिता रहे हैं, ये फैक्टर यहाँ पर काम कर रहा है। भूमियार बच गए हैं, यादव एकजुट हैं और सुरेंद्र यादव की अब जो है यहाँ पर बल्ले बल्ले होती नज़र आ रही है। तो सुरेंद्र यादव यहाँ काफ़ी मजबूत स्थिति में नज़र आ रहे हैं। मामला भले ही त्रिकोणीय है, लेकिन अगर कहा जाए आखिरी वक्त में आमने सामने का मुकाबला होगा तो सुरेंद्र यादव लीड लेते नज़र आ रहे हैं। थोड़ा अब हम आपको थोड़ा सा और बता दें कि एंटी इनकम्बेंसी का भी जो है एनडीए को नुकसान मिलता दिख रहा है। यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी यानी जो सांसद हैं पहले से हैं और जातीय गोलबंदी का नुकसान तो हो ही रहा है, साथ ही साथ एंटी इनकम्बेंसी का खामियाजा भी चंद्रेश्वर चंद्रवंशी को भुगतना पड़ सकता है। लोगों का आरोप है कि एक बार सांसद बन जाने के बाद जो चंद्रेश्वर चंद्रवंशी है इस इलाके में नज़र नहीं आए। तो ऐसी स्थिति में चंद्रेश्वर चंद्रवंशी का पलड़ा काफ़ी कमज़ोर दिख रहा है। तो अब आगे बढ़ें। जिस तरह से यहाँ पर जहानाबाद की बात की हमने, जो त्रिकोणीय मुकाबला यानी 3 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला है, और अब कुछ जो मुकाबला है जिस पर सीधा सीधा मुकाबला है उसकी बात कर लेते हैं। सासाराम चलते हैं और सासाराम की बात कर लेते हैं। त्रिकोणीय मुकाबले की बात हो गई, अब सीधे सीधे मुकाबले की बात करें। शिवेश राम हैं भाजपा से और कांग्रेस के मनोज कुमार हैं सासाराम में। इनका आमने सामने का मुकाबला है। हम आपको बताएं कि सासाराम सुरक्षित सीट है और पिछले 10 साल से इस सीट पर भाजपा का कब्जा है और भाजपा इस पर अपना कब्जा बरकरार रखना चाहेगी। भाजपा ने अपना उम्मीदवार बदल दिया है। 4 बार के सांसद रहे छेदी पासवान की जगह शिवेश राम जो नया चेहरा है उन्हें मैदान में उतारा गया है और मनोज कुमार को कांग्रेस ने उम्मीदवार अपना बनाया है। और एनडीए और इंडिया गठबंधन इस सीट पर जीत दर्ज करने के लिए अपनी तमाम कोशिशें लगा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर बीजेपी का दबदबा रहा है, हालांकि जो छेदी पासवान जिनका टिकट कट गया और पत्ता कट गया, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं उनकी नाराज़गी का खामियाजा भी यहाँ भुगतना पड़ सकता है एनडीए को। जैसा कि छेदी पासवान के भीतरघात की संभावना की बात की जा रही है। और अमित शाह और भाजपा के दूसरे बड़े नेता जो हैं यहाँ पर पहुँचे। यहाँ पर नरेंद्र मोदी का नाम भी काम कर रहा है। राम मंदिर और हिंदुत्व के जो नारा है वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ है। सबका दावा है अपना अपनी जीत का, लेकिन जिस तरह से, अगर मामला तो सामने आमने का है, लेकिन जिस तरह से हम आपको बताएं कि पिछले चुनाव में हार जीत का जो अंतर था, 2019 का लोकसभा चुनाव की बात करें, सासाराम में भाजपा के उम्मीदवार छेदी पासवान थे, जबकि उनके सामने मीरा कुमार थी। मीरा कुमार इस इलाके की दिग्गज नेता हैं, यहाँ से उन्होंने जीत हासिल की है और लोकसभा अध्यक्ष बनी है। वो पूर्व उप प्रधानमंत्री जगजीवन राम की बेटी हैं, बड़े सियासी परिवार से आती हैं। तो वैसी स्थिति में मीरा कुमार पिछली बार चुनाव हार गई थी यहाँ से, लेकिन इस बार एक बार फिर बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही लड़ाई है। बीजेपी के शिवेश राम हैं तो कांग्रेस के मनोज कुमार राम हैं। तो ऐसी स्थिति में अब क्या होगा, ऊँट किस करवट बैठेगा, लेकिन पलड़ा यहाँ पर एनडीए के पक्ष में झुकता दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं। सासाराम की बात हो गई और उसके अलावा और जहाँ पर सीधा सीधा मुकाबला है उन सीटों की बात करेंगे। त्रिकोणीय मुकाबले की बात हमने आपको बताई कि त्रिकोणीय मुकाबला कहाँ कहाँ पर है, और उसके बाद सीधा सीधा मुकाबला कहाँ है। तो नालंदा में क्या हालात हैं, नालंदा की सीट का जो क्या कुछ समीकरण है वो बात करें, क्योंकि नालंदा में जो नीतीश कुमार का गृह क्षेत्र है, नीतीश कुमार का गढ़ है और नीतीश कुमार के गढ़ से नीतीश के सिपाही कहें कौशलेंद्र कुमार चौथी बार मैदान में हैं। तो नालंदा में अगर कहें कि चौथी बार कौशलेंद्र कुमार फिर से अपना चौथी बार जीत के लिए जुगत लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ CPI-ML के संदीप सौरभ है। मुकाबला अगर कहा जाए तो यहाँ एक तरफा ही दिखता है, लेकिन कहीं न कहीं CPI-ML के जो संदीप सौरभ हैं वो इस मुकाबले को दिलचस्प बनाने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। कम उम्र के हैं
और वैसी स्थिति में युवा जो है उनके साथ अगर कहा जाए कि खड़े होते दिख रहे हैं। और नीतीश के गढ़ में लालू यादव का अगर कहें तो ये बड़ा प्रयोग है, नीतीश कुमार का गढ़ है और संदीप सौरभ को मैदान में उतारा गया है कौशलेंद्र कुमार के खिलाफ। CPIML के हैं, CPIML के खाते में ये सीट गई है। और लालू प्रसाद यादव का अगर बताएं कि 80-90 वाला जो प्रयोग यहाँ दोहराया गया है, जो लेफ्ट के भाकपा माले को ये सीट दी गई और दूसरा कुर्मी बहुल इस इलाके में यादव जाति से आने वाले संदीप सौरभ को कैंडिडेट बनाया गया। संदीप सौरभ जो यादव जाति से आते हैं उनको यहाँ पर कैंडिडेट बनाया गया, CPIML को ये सीट दी गई। तो वैसी स्थिति में लालू यादव ने प्रयोग किया है, लेकिन जिस तरह से ये नीतीश कुमार का मजबूत गढ़ है, नालंदा का जो मजबूत गढ़ है, वैसी स्थिति में हम आपको बताएं कि यहाँ पर 1980, 84 और 91 के चुनाव में यहाँ से लेफ्ट के कैंडिडेट विजय कुमार यादव जीतने में कामयाब रहे थे। और कहीं ना कहीं उसी समीकरण को ध्यान में रखकर लालू यादव ने नीतीश के गढ़ में सेंधमारी की कोशिश की है। हालांकि जिस तरह से आपको बताएं कि यहाँ पर नीतीश कुमार के नाम पर ही चुनाव लड़ा जाता है। अगर कौशलेंद्र कुमार एक चेहरा है, कौशलेंद्र कुमार एक अगर कहा जाए उनके सिपाही हैं और नीतीश कुमार के नाम पर ही नालंदा में जो उनका गृह जिला है तो लड़ा जाता है। तो वैसी स्थिति में भाकपा माले के संदीप सौरभ के लिए राह आसान नहीं है, राह काफ़ी कठिन है। अगर यूँ कहें कि JDU के पक्ष में यहाँ मुकाबला हमेशा रहा है और इस बार भी कहीं ना कहीं संदीप सौरभ पर भारी पड़ते नज़र आ रहे हैं कौशलेंद्र कुमार। शायद उनकी चौथी पारी भी मुकम्मल हो जाए इस बार, जैसा कि समझा जा सकता है। थोड़ा सा हम अगर आपको बात करें कि जिस तरह से यहाँ पर क्या कुछ है, नालंदा में हर तरफ विकास की चर्चा है और विकास की चर्चा करते हुए लोग मिल जाते हैं। और नालंदा में जिस तरह से विकास हुआ है उसकी भी चर्चा है, क्योंकि नीतीश कुमार का गृह जिला है और ये चर्चा होती भी रही है कि नालंदा में तमाम विकास के काम होते रहे हैं, बिहार में सबसे ज़्यादा। तो वैसे में इसका लाभ भी सीधे सीधे कौशलेंद्र कुमार को मिल रहा है। तो नालंदा का मुकाबला भी अगर कहा जाए कि एक तरफा है और यहाँ पर JDU लीड लेते नज़र आ रही है। कौशलेंद्र कुमार चौथी बार बाजी मार सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नालंदा के बाद बात करते हैं एक और सीट की, जो पटना साहिब की। जी हाँ, पटना साहिब जिसकी काफ़ी चर्चा होती रही है। पटना साहिब VVIP सीटों में शुमार है। अगर यूँ कहें पटना साहिब की जो सीट है VVIP सीटों में शुमार है और पटना साहिब में भी सीधा मुकाबला है। पटना साहिब में रविशंकर प्रसाद हैं तो दूसरी तरफ अंशुल अभिजीत हैं। अंशुल अभिजीत जो मीरा कुमार के बेटे हैं, मीरा कुमार जिनका बड़ा सियासी कद है बिहार के अंदर, बिहार की सियासत के अंदर। बाबू जगजीवन राम की बेटी हैं मीरा कुमार, जो देश के उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। मीरा कुमार खुद लोकसभा अध्यक्ष रह चुकी हैं। उनके बेटे अंशुल अभिजीत मैदान में हैं। अंशुल अभिजीत सासाराम से क्यों नहीं लड़े, ये भी बड़ा सवाल आपके मन में आ सकता है। तो मीरा कुमार की शादी जिनसे हुई है वो कुशवाहा जाति से आते हैं। वैसी स्थिति में अंशुल अभिजीत जो सासाराम सुरक्षित सीट है वहाँ पर लड़ने के योग्य नहीं थे, इस वजह से उन्हें पटना साहिब में उतारा गया है यूँ कहें। और पटना साहिब में उन्होंने मुकाबले को दिलचस्प बनाने की कोशिश ज़रूर की है। रविशंकर प्रसाद जिनके बारे में कहीं ना कहीं अगर कहा जाए एंटी इनकम्बेंसी नज़र आ रही थी, यहाँ पर लोगों में नाराज़गी नज़र आ रही है कि इस इलाके का विकास नहीं हुआ। कायस्थ बहुल इलाका है और कायस्थ समाज से आते हैं रविशंकर प्रसाद। वैसे में अंशुल अभिजीत जो अगर कहा जाए जो फैक्टर है, जो बिहार के अंदर जिस तरह से कुशवाहा फैक्टर जो लालू यादव ने अगर कहा जाए इसको प्रयोग किया है इस लोकसभा चुनाव में, उसका भी असर यहाँ दिखेगा। और उनकी जो माँ हैं मीरा कुमार वो दलित समाज से आती हैं। नाना जो है बड़े कद्दावर नेता रहे हैं। तो वैसी स्थिति में अंशुल अभिजीत को कई तरह से इस मामले में फ़ायदा मिलता नज़र आ रहा है। हम आपको बताएं कि पटना साहिब सीट काफ़ी महत्वपूर्ण है। पटना का VVIP अगर इलाका है इसी सीट में पड़ता है। सेंट्रल पटना का इलाका है, सचिवालय, बोरिंग रोड, उसके अलावा बख्तियारपुर, दीघा, कुम्हरार और पटना साहिब के जो इलाके हैं यहाँ पर आते हैं। तो पटना साहिब का जो इलाका है अगर कहा जाए पूरी तरह से शहरी इलाका है, यहाँ के वोटर पढ़े लिखे हैं। और वैसी स्थिति में हालांकि आपको बताएं कि जो पटना साहिब सीट जो है BJP के लिए सबसे सुरक्षित सीटों में से है। यहाँ पर BJP के उम्मीदवार के तौर पर अगर कोई भी उतरता है तो मैदान मार लेता है, जैसा कि लोग कहते हैं यहाँ पर। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा यहाँ बता दें कि यहाँ लगभग 6 लाख कायस्थ जो है
कायस्थ जाति के लोग यहाँ पर हैं। और बीजेपी ने यहाँ पर अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा को पहले उतारा था। शत्रुघ्न सिन्हा ने 2009 और 2014 में यहाँ से जीत हासिल की थी। 2019 में बीजेपी ने शत्रुघ्न सिन्हा का टिकट काट दिया था और रविशंकर प्रसाद को उतारा। उन्होंने चुनाव जीत लिया और रविशंकर प्रसाद इससे पहले बीजेपी की तरफ से राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं। तो वैसी स्थिति में ये जो सीट है, अगर मुकाबला आमने सामने का है और बीजेपी के लिए कहीं बहुत ज़्यादा मुश्किलें नहीं है, लेकिन मुकाबले को रोचक जरूर बना दिया है अंशुल अभिजीत ने, जो मीरा कुमार के बेटे हैं, कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। तो पटना साहिब की बात हो गई, चलते हैं अब पाटलिपुत्रा की तरफ। पाटलिपुत्रा में क्या हालात हैं, क्योंकि पाटलिपुत्रा की चर्चा खूब हो रही है। पाटलिपुत्रा की बात करें तो पाटलिपुत्रा जो है लालू प्रसाद के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ है। पाटलिपुत्रा की सीट से मीसा भारती फिर से एक बार चुनाव मैदान में है। तो ऐसी स्थिति में पाटलिपुत्रा में क्या कुछ होगा, पाटलिपुत्रा सीट की चर्चा कर ले। पाटलिपुत्रा में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, क्या हालात हैं। तो पाटलिपुत्रा के बारे में बताएं कि रामकृपाल यादव फिर से एक बार मैदान में है और दूसरी तरफ मीसा भारती हैं, लालू यादव की बेटी। यानी मैदान पिछला वाला ही है। पिछले अगर 2 चुनाव की बात करें जो रामकृपाल यादव जीत रहे हैं, तो दोनों आमने सामने रहे हैं, रामकृपाल यादव और मीसा भारती। तीसरी बार भी मैदान उसी तरह सजा है। रामकृपाल यादव फिर से मैदान में है, बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया है। तीसरी बार यानी हैट्रिक के फिराक में है। लेकिन मीसा भारती पूरा जोर लगा रही हैं। मीसा भारती के साथ साथ उनका पूरा परिवार, अगर कहे जाए पूरा लालू परिवार मैदान में उतरा और खूब प्रचार प्रसार किया। लालू यादव भी यहाँ पहुँचे, राबड़ी देवी भी आई और तेजस्वी यादव लगातार यहाँ पर जनसभाएं करते रहे। तो वैसी स्थिति में मीसा भारती की तरफ से पूरा जोर लगाया गया है। दानापुर के अगर विधायक की बात करें रीतलाल यादव, या फिर मनेर के विधायक भाई वीरेंद्र, तो ये भी पूरा जोर लगा रहे हैं मीसा भारती के लिए। लालू यादव के लिए प्रतिष्ठा की सीट है। प्रतिष्ठा की सीट इसलिए भी क्योंकि लालू यादव यहाँ से चुनाव वो भी लड़ चुके हैं, हालांकि उन्हें हार मिली थी पाटलिपुत्रा की सीट पर। लेकिन इस बार जो है क्या हालात है, हॉट सीट है, चर्चा का विषय बना हुआ है लगातार। और मीसा भारती तीसरी बार चुनाव है। रामकृपाल 2 बार मात दे चुके हैं। वैसी स्थिति में रामकृपाल यादव के पक्ष में मामला जा रहा है। और रामकृपाल यादव के बारे में ये चर्चा है कि वो लोगों के बीच काफ़ी चर्चित रहे हैं, लोगों के बीच आते जाते रहे हैं, लोगों के दुख सुख में शामिल होते रहे हैं। लेकिन मीसा भारती के बारे में लोग कहते रहे हैं कि मीसा भारती नज़र नहीं आती है। तो ऐसी स्थिति में मीसा भारती ने जोर खूब लगाया है। लालू यादव खुद पिछले दिनों फुलवारी शरीफ पहुँचे और मौलानाओं से भी मुलाकात की। अगर कहा जाए फुलवारी शरीफ में जो मुसलमान आबादी बड़ी संख्या में रहती है, उन्हें लुभाने के लिए लालू यादव ने बड़े बड़े जो मौलाना हैं उनका सहारा लिया, उनसे मुलाकात की और एक मैसेज देने की कोशिश की कि वो उनके साथ खड़े हैं। तो बेटी के लिए तमाम जोर जुगत लगाया लालू यादव ने। अब तो 1 तारीख यानी कल जब वोट होगा और वोट के बाद क्या कुछ नतीजा होगा, क्योंकि ये अगर कहा जाए कि रामकृपाल यादव ने भले ही 2 बार जीत हासिल कर लिए, लेकिन तीसरी बार यानी हैट्रिक की राह उनकी इतनी आसान नहीं है, क्योंकि इस बार चुनौती काफ़ी टफ होती चली जा रही है। वजह भी कई सारे हैं, क्योंकि अगर बात करें जो पिछले यहाँ के सांसद रहे हैं जो लालू यादव के काफ़ी करीबी रहे हैं, डॉक्टर रंजन प्रसाद यादव, वो अब आरजेडी के साथ हो गए। तो ऐसे में एक बड़ा फैक्टर वो भी बन सकते हैं। उसके अलावा जब अगर कहा जाए यहाँ पर जो विधायक हैं फुलवारी शरीफ के जो पूर्व विधायक रहे हैं, तो वो भी आरजेडी के साथ हैं। हम बात कर रहे हैं श्याम रजक की, श्याम रजक भी आरजेडी के साथ हैं। तो ऐसी स्थिति में कई सारे जो फैक्टर हैं वो आरजेडी के पक्ष में जाते दिख रहे हैं। और पिछले मुकाबलों की बात करें तो काफ़ी नज़दीकी मामला रहा था। लगभग 40,000 वोट से रामकृपाल यादव चुनाव जीत पाए थे। तो वो जो 40,000 का जो गैप है उसको पाटने की काफ़ी कोशिश की गई है। अगर यूँ कहें कि जो फैक्टर काफ़ी कुछ बदल चुके हैं पिछली बार के मुकाबले में, मुकाबला सीधे सीधे है। और उसके अलावा कांग्रेस और लेफ्ट जो है वो भी साथ में है आरजेडी के। तो ऐसी स्थिति में समीकरण जो हैं काफ़ी कुछ यहाँ पर बदले नज़र आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ रामकृपाल यादव को सवर्ण वोट बैंक का भरोसा है, जो बीजेपी का कोर वोटर रहा है। उसके अलावा पीएम मोदी ने यहाँ लगातार जोर लगाया। रामकृपाल यादव को अपने काम का भी भरोसा है और लोगों के बीच जिस तरह से वो चर्चित रहे हैं, लोगों के बीच आते जाते रहे हैं, दुख सुख में शामिल होते रहे हैं, तो वो बार बार इसका भी जिक्र करते हैं कि वो जिस तरह से लोगों के बीच में
जो उनकी पहचान है वो शायद जो उनके कैंडिडेट हैं, जो उनके अपोनेंट हैं यानी विरोधी हैं मीसा भारती, उनकी कोई भी पहचान नहीं है। तो रामकृपाल यादव जो है उनके साथ बीजेपी का जहां बड़ा कोर वोट बैंक जो है सवर्णों की आबादी है, और यहाँ पर वैश्यों का भी की बड़ी आबादी है, जो दानापुर के इलाके हों या फिर फुलवारी शरीफ का इलाका हो, यहाँ पर भी वैश्य समुदाय के जो आबादी है बड़ी संख्या में वो रहती है। तो ऐसी स्थिति में रामकृपाल यादव जहाँ हैट्रिक के जुगाड़ में हैं, लेकिन इस बार मीसा भारती उनका खेल बिगाड़ने पर उतारू हैं, या यूँ कहें कि पूरा लालू परिवार जो है लगा हुआ है, जोर लगा दिया गया है और अब बाजी वोटरों के हाथ में है। तो यहाँ पर जो मुकाबला अगर यूँ कहें कि 50-50 का है, मुकाबला आखिरी वक्त में किसके हाथ जाएगा, ऊँट किस करवट बैठेगा, ये कहना बड़ा ही मुश्किल है। तो पाटलिपुत्रा की बात कर ली है, पाटलिपुत्रा के बाद हमने पटना साहिब सीट की भी बात कर ली है। बात आरा सीट की। जी हाँ, आरा सीट, आरा पर क्या होगा, आरा में क्या होगा। आरा में एक तरफ आर के सिंह हैं जो बीजेपी के अगर कहा जाए कद्दावर नेता हैं, बीजेपी के अगर कहा जाए मोदी कैबिनेट के बड़े नेता हैं, मोदी कैबिनेट के अगर यूँ कहा जाए सितारे हैं आर के सिंह, जिन्होंने आरा में काम किया है। उनके काम के बारे में उनके विरोधी भी चर्चा करते हैं। हालांकि आर के सिंह के काम की चर्चा ज़रूर होती है, लेकिन विरोधी ये कहते हैं कि उन्होंने आरा के इलाके में ही और आरा के आसपास के इलाकों में यानी शहरी इलाकों में ही काम किया है और बाकी इलाके जो है अछूते रह गए हैं विकास से। तो आर के सिंह पर यह आरोप है। और आर के सिंह के मुकाबले सुदामा प्रसाद हैं, जो आरा अगर कहा जाए CPI-ML का गढ़ रहा है, यानी जो भाकपा माले वामपंथियों का गढ़ रहा है आरा। यहाँ से CPI-ML के कैंडिडेट कभी जीत भी चुके हैं, उन्होंने यहाँ से संसद का सफ़र तय किया है। तो ऐसी स्थिति में आरा में जो वामपंथियों का गढ़ रहा है उसमें सेंधमारी आर के सिंह कर रहे हैं, लगातार जीत रहे हैं और केंद्र में मंत्री भी बने हैं, बड़ा उन्हें विभाग ओहदा भी मिला, ऊर्जा मंत्री के तौर पर उन्होंने बड़ा काम भी किया। और आरा में जिस तरह से रेलवे हो या फिर आरा शहर का विकास हो, वो काफ़ी कुछ दिखता है। आरा के लोग इसकी चर्चा करते हैं, विरोधी भी चर्चा करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आर के सिंह का पलड़ा जो है आरा में काफ़ी भारी नज़र आ रहा है माले कैंडिडेट सुदामा प्रसाद के मुकाबले। सुदामा प्रसाद फिलहाल माले के विधायक हैं, उन्हें चुनाव मैदान में उतारा गया है। तो ऐसी स्थिति में आरा में आर के सिंह का काम बनाम विपक्ष का मुद्दा जो है कितना कारगर होगा ये देखना होगा, लेकिन आर के सिंह काफ़ी मजबूत है आरा में। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर वो जो हैं लीड लेते नज़र आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो 8 सीटें हैं, 8 सीटों की गणित हमने आपको समझाने की कोशिश की। बिहार के आखिरी चरण के चुनाव में क्या कुछ होगा। बिहार के आखिरी चरण में जो पटना की 2 सीटें हैं, पटना साहिब और पाटलिपुत्रा, वो तो चर्चा में है ही, क्योंकि राजधानी क्षेत्र का इलाका है और राजधानी के वोटर्स वोट करेंगे। ऐसे में VVIP इलाका तो है ही, क्योंकि राजधानी के वोटर्स हैं इन इलाकों में। उसके अलावा आरा, सासाराम, बक्सर, काराकाट और ये जो सीटें हैं ये भी काफ़ी सियासी लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण सीटें हैं। तो ऐसी स्थिति में अब ऊँट किस करवट बैठेगा ये देखना दिलचस्प होगा कल जब वोट डाले जाएंगे और उसके बाद 4 तारीख को नतीजा आएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।